राइट अभी नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली। फाइंड द पीएच ऑफ। अभी तक आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलार HCl, तो आप सिंपली बोलोगे भैया माइनस लॉग ऑफ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 10⁻⁸। या फिर अब तक तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि सिंपली क्या करना होता है, सिंपली ये जो -8 है उसको प्लस करना होता है। तो इसका आंसर आता है 8। तो पीएच ऑफ 10⁻⁸ इज, हाँ म्यूट ऑल करेंगे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हम्म हम्म। तो यहां तक आपको पता है राइट। सो पीएच इज इक्वल टू 8 ऐसा आपको लग सकता है। चलिए यहां तक सबको क्लियर है। तो इस सॉल्यूशन की पीएच 10⁻⁸, ये जो सॉल्यूशन है इसकी पीएच 8 आनी चाहिए, यस और नो? अब तक के आपके नॉलेज के अनुसार क्या यही सही है? बोलो एक बार बेटा, फटाफट बोलो। राइट लेकिन अगर आप देखोगे तो HCl ये तो एक एसिड है राइट। फिर एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम होनी चाहिए। दिस पीएच शुड बी लेस देन 7, लेकिन हमारी तो 8 आ रही है, मतलब कहीं तो गलती है। सॉल्यूशन एसिडिक है और हमारी पीएच तो 8 आ रही है। बात समझ में आई आपको? कहीं तो गलती है। समझ में आया मेरा पॉइंट? समझ में आया ना? राइट। अब एक्चुअली देखते हैं कि कहां पे गलती है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप पानी में HCl को डालते हो राइट, हाँ पानी में जब आप HCl को डालते हो तो बेसिकली क्या होता है, पानी के अंदर अब HCl भी है और H2O दोनों है। तो HCl से भी H प्लस निकलेंगे और पानी से भी H प्लस निकलेंगे, लेकिन वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको ऐसे भी इस तरफ भी एरो होना चाहिए, इसने नहीं लिखा लेकिन होना चाहिए। तो HCl कितना है 10⁻⁸ मोलार, तो उससे H प्लस कितने आए 10⁻⁸। और H प्लस कितना है, H आपको तो पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जब डिसोसिएट होता है तो वहां से H प्लस 10⁻⁷ आते हैं। तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके दिमाग में उठ सकता है कि जब हमने 10⁻⁻2 मोलार HCl का या फिर 10⁻³ मोलार HCl का पीएच निकाला, पिछले ही पेज पर शायद निकाला था या फिर कहीं पे निकाला होगा, तब हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया? वहां पे भी वाटर था। मतलब जब 10⁻³ मोलार HCl होता है तो उसका पीएच हम डायरेक्टली बोल देते हैं 3 है राइट, क्योंकि हम क्या बोलते हैं HCl है, ये जब ब्रेक होगा तो H प्लस कितने फॉर्म होंगे 10⁻³ तो वहां पे हमने वाटर का इसमें ऐड नहीं किया, -7 को ऐड नहीं किया। लेकिन मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इन दोनों को ऐड करना चाहिए। जब 10⁻⁸ मोलार HCl है तो उसमें वाटर के कंट्रीब्यूशन को ऐड करना चाहिए, जबकि 10⁻³ मोलार HCl है तो उसमें वाटर के कंट्रीब्यूशन को ऐड नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कोई भी शॉर्टकट में, बहुत ही शॉर्टकट में, क्या कोई बता सकता है कि व्हाई दिस मे बी सो? चलिए अब मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है बेटा, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ यहां तक आपको क्लियर है क्या मैं जो बोल रहा हूं? हमारे पास दो सॉल्यूशन है राइट, मैं जो बोल रहा हूं वो पहले क्लियर होना चाहिए, बाकी चलिए मैं जरा आपको बता देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं।
ये देखिए, मैंने बोला कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, राइट। एक है 10⁻³ मोलार HCl, ये इधर HCl लिख लेता हूं मैं, और दूसरा है 10⁻8 मोलार HCl। तो जब भी ये सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है मतलब पानी के अंदर है, सोल्यूट है HCl और वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो यहाँ भी H2O 10⁻7 होगा, यहाँ भी H2O 10⁻7 होगा। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम एडिशन नहीं करते, डायरेक्टली इसका पीएच हम बताते हैं 3 है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पीएच अगर बताओगे तो 8 आ रहा है, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए गलत है। तो अब बताता हूं, जरा धीरे से देखना बेटे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर इन दोनों का एडिशन करोगे भी आप, तो जरा दिमाग लगाओ, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही निग्लिजिबल है। क्यों? जरा करके तो देखो बेटा। अगर यहाँ पे एडिशन करना है आपको तो क्या करना होगा, 10⁻, मतलब इनका एडिशन 10⁻³ ही आता है। देखो कैसे आएगा, 10⁻³ कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस, अब 10⁻³ कॉमन निकाला इससे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ यानी क्या होता है, 10⁻³ 1 प्लस 10⁻⁴ इज 0.00001, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 10⁻³ इंटू 1.0001, तो इज इक्वल टू नियरली क्या आएगा बेटे, 10⁻³ आएगा, क्योंकि ये नियरली 1 ही है, इसलिए इसमें इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू 10⁻³, तो इसलिए हम इसे निगलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये इतना भी छोटा नहीं है। यहाँ पे कैसा होगा एडिशन, 10⁻7 को हम कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा, मतलब 10⁻8 को भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, कुछ भी निकाल सकते हो। -7 को निकाले तो 10⁻1 प्लस 1, तो 10⁻1 यानी 0.1, सो 1.1 इंटू 10⁻7, या फिर अगर आपको पसंद नहीं है ये, पसंद नहीं है ये, ऐसा पसंद नहीं है, तो क्या पसंद करेंगे हम, 10⁻8 को कॉमन निकालो, तो यहाँ पे तो 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचता है बोलो मुझे एक बार, चलो चैट करके देखता हूँ आपका मैथमेटिक्स जरा किस लेवल पर है। हम्म, कितना बचा वहां पे, 10, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 रिमेनिंग है, तो आपका आंसर आएगा बेटे 10⁻8 इंटू 11। तो अगर हम ऐड नहीं करते, ठीक से देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे इसको निगलेक्ट करते तो हम रफली क्या लेते, 10⁻8, लेकिन एडिशन करने पर क्या आ रहा है, 11 इंटू 10⁻8, यानी 10 गुना बढ़ रहा है, राइट। तो इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे निगलेक्ट करो या ना करो, आंसर तो आपका 10⁻³ आ रहा है। मतलब HCl के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में वाटर का बहुत ही अगर छोटा है तो उसको निगलेक्ट हम कर सकते हैं। बस दोनों का एडिशन के बारे में सोचना है बेटा, कहाँ पे किसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए 10⁻8 मोलार HCl में वाटर के कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको भी पकड़ना चाहिए, जबकि इसके लिए हम उतना टेंशन नहीं लेते। चलो बताओ मुझे, क्या आपको क्लियर है मैंने जो कुछ भी बताया, यस और नो बोलो, और फटाफट बोला करो बेटे। गुड, तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो वी कैन नॉट निगलेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वाटर का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए ये HCl का कंट्रीब्यूशन है और ये है वाटर का कंट्रीब्यूशन, तो इन दोनों को मुझे ऐड करके टोटल H+ निकालने होंगे पीएच निकालने के लिए।
सो पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। बट एच प्लस कहाँ से आए, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज एच प्लस फ्रॉम एच सी एल एंड एच प्लस फ्रॉम एच टू ओ, राइट। मतलब दोनों से भी लेना पड़ेगा ना बेटे। तो एच सी एल से 10⁻⁸ है, पूरा टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 10⁻⁸, और वाटर से 10⁻⁷। चलो 10⁻⁷ हमने कॉमन निकाला, और आपके तो आगे की स्टोरी तो पता है। तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, वो कितना आ रहा है, 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो हम इसको अब pH में निकालेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कि यहाँ से हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। अब इसकी pH निकालनी है, पता है आपको कैसे निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर खिसका दिया, तो ये 11 हो गया और ये 10⁻⁸ हो गया। लॉग को अंदर लेके गया मैं, लॉग को अंदर लेकर जाने के बाद लॉग 11 और लॉग -8 हो गया। लॉग 11 तो 1.01 आता है, कैसे आता है, सॉरी 1.04 आता है। तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग 11 तो उसके बहुत ही करीब होगा, तो 1.0403 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये, और अगर बहुत ही एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको गिवन डेटा में देते हैं वो लोग, और ये है लॉग ऑफ 10⁻⁸, जो कि उसका आंसर है -8। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 8 - 1.04 इज 6.96, राइट। तो पीएच आपकी लेस देन 7 आ गई ना, एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन ये लेस क्यों आई, ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कुछ भी हो, वाटर की तो 7 आती है, 10⁻⁷ तो वाटर से है ही कंट्रीब्यूशन। अब उसने अगर एसिड डाला तो पीएच तो थोड़ी कम होनी ही चाहिए। बात क्लियर है आपको ये सब। बोलो एक बार, पीएच किस तरीके से लेस देन 7 आई, डायरेक्टली नहीं निकालना है, वाटर का कंट्रीब्यूशन क्यों लेना है, कहाँ पे नहीं लेते, कहाँ पे लेते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। चलो, ये सिर्फ 10⁻⁷ के आसपास अगर है तो ही ये करना है, 10⁻² वगैरह है तो नहीं। अब देखो, मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है सभी उस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। चलिए, हमको क्या करना है बेटे, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, किसको कहाँ पे क्या निगलेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमने क्या किया है, वेरियस HCl सॉल्यूशंस ABCDEF, ऐसे 6 सॉल्यूशन लिए हमने HCl के, जिनकी मोलैरिटीज है 10⁻³ -6 -7 -8 -11 10⁻⁻25। अलग अलग मोलैरिटीज के हमने HCl के सॉल्यूशन बनाए हैं, मतलब एक वेसल के अंदर। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन ABCDEF, उसमें H प्लस HCl से भी कंट्रीब्यूट होंगे और वाटर से भी कंट्रीब्यूट होंगे। तो HCl से कितने कंट्रीब्यूट होंगे, जितनी HCl की मोलैरिटी है। ए सॉल्यूशन में 10⁻⁻3, बी में 10⁻⁻6, सी में 10⁻⁻7। तो ये में देखिए H प्लस का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम HCl, बी में H प्लस का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम HCl, सी सॉल्यूशन में H प्लस का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम HCl एंड सो ऑन। देखिए, जितनी मोलैरिटी है उतना HCl का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि HCl पूरा टूटता है। लेकिन वाटर का कंट्रीब्यूशन हर केस में 10⁻⁷ ही रहेगा। अब बात ये अलग है, कॉमन आयन इफेक्ट से थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके बारे में अभी मत सोचो आप, अभी वो उतना डिटेल में आपको नहीं है, ऐसा सोच लो आप। तो वाटर का कंट्रीब्यूशन हर जगह पर उतना ही है, उतना ही है। चलिए, यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या। अब हमारे पास क्या है बेटा, देखते हैं हमारे पास क्या है। H प्लस है जिसका कंट्रीब्यूशन दो तरीके से आया है, एक HCl से और एक वाटर से। अब किसको निगलेक्ट करना है, अब टोटल H प्लस, यानी इसका और इसका एडिशन होगा सॉल्यूशन में। तो अब इन दोनों में किसको निगलेक्ट करना है बेटा, बोलो जरा, इन दोनों में ऊपर वाले को या नीचे वाले को निगलेक्ट करना है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, नीचे वाले को निगलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा है। लेकिन इन दोनों में किसको निगलेक्ट करना है बेटा, या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बरोबर है। क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, मतलब रेशियो। यहां पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत छोटा है,
तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया और आपका इन दोनों का एडिशन नियरली जो बड़ी संख्या है उतना ही आता है। लेकिन इन दोनों में किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका एडिशन करना होगा। और हमने करके देखा है पिछले वाले पेज पे इनका एडिशन कैसे करते हैं, तो इसका एडिशन आता है 11 इंटू 10⁻⁷। इन दोनों में किसको निगलेक्ट कर सकते हैं? बोलो एक बार, फटाफट बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है। इन दोनों में किसको निगलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को, या दोनों में से एक लेंगे या दोनों का एडिशन लेना होगा? अरे कितनी देर लगा रहे हो, अरे क्या, किसको निगलेक्ट करना है? अरे निगलेक्ट किसको, हाँ किस, नहीं बेटा किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि निगलेक्ट, एडिशन में निगलेक्ट किसको किया जाता है? जो एक से, मतलब एक बड़ा हो बहुत और दूसरा बहुत छोटा हो, तो छोटे वाले को निगलेक्ट करो। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, दोनों सेम है, तो किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे निगलेक्ट किसको किया है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, दोनों को ऐड करना होगा, राइट? ये भी और ये भी। इन दोनों में से किसी को निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? यस और नो बोलो। किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच का रेशियो सिर्फ 10 आता है। हाँ 100, 1000, 1000 से आगे हो, 100 से आगे हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का एडिशन करने में हमने देखा पिछले पेज पर, ये आता है इनका एडिशन। अब इन दोनों में किसको निगलेक्ट कर सकते हो बोलो जरा मुझे? 10⁻11 और 10⁻7, निगलेक्ट किसको करोगे? ऊपर वाले को, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, जो बहुत छोटा होता है उसको निगलेक्ट कर दो बेटा। तो एडिशन डायरेक्ट जो बड़ी संख्या है वही आएगी, इसको कर दिया निगलेक्ट, तो ये आ गई आपकी एडिशन। अब इन दोनों में निगलेक्ट ऊपर वाले को करेंगे, बहुत छोटा है, तो सिंपल एडिशन आएगी 10⁻7। तो सिंपल सी बात है। अब इनका लॉग लगाओ, इसको लॉग लगाओ, इसको लॉग लगाओ। अब लॉग तो कैसे लगाते हैं मैंने बताया है। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल, तो इसका pH 3 आया, इसका 5.96, 6.7, 6.96 और इन दोनों का नियरली 7 आया। तो आपने देखा कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से ऊपर नहीं आता। आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ क्या? बोलो एक बार, बोलो। एसिड और वाटर दोनों से भी H प्लस आते हैं, एसिड और वाटर दोनों से भी H प्लस आते हैं। दोनों में से किसी को निगलेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी दोनों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी एसिड को निगलेक्ट करना चाहिए, कभी कभी वाटर को निगलेक्ट करना चाहिए, और वो बस मैथमेटिकल है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे pH 7 आ रही है, मतलब नियरली न्यूट्रल वाटर है। क्यों? क्योंकि भैया HCl डाला ही कितना है, बहुत कम। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? तभी। अब सम मिसकंसेप्शंस pH के बारे में, मिसकंसेप्शंस है। सबसे पहले बोला जाता है कि pH किसी भी सॉल्यूशन की 14 से ज्यादा नहीं होती, ऐसा कोई नहीं है। हाँ pH स्केल जो होती है वो 0 से 14 तक होती है, राइट? pH स्केल, जो आपने pH स्केल देखी है ना, वो pH स्केल होती है ऐसे 0 to 14। लेकिन जैसे लैब में थर्मामीटर जो होता है वो 0 से 100 होता है, तो इसका मतलब क्या टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं होता या 0 से नीचे नहीं होता? नो, pH स्केल आपकी 0 to 14 है, स्केल जो कि सोरेनसन ने डिवाइस की है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, लेकिन pH 14 से भी ज्यादा हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर आपका HCl 10⁻1 मोलार है, इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻1 आ गया, तो इसकी pH 1 आ गई, सॉरी pH -1 आई। क्यों? क्योंकि माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो 10⁻1, तो pH कितनी आई? 1 आ गई, -1 आ गई ना? समझ रहा है कि नहीं? देखो
अगर 10⁻⁻1 कॉन्सेंट्रेशन है तो पीएच 1 आती है, राइट, और 10⁻1 है कॉन्सेंट्रेशन तो पीएच -1 आती है। तो इसकी पीएच -1 है तो पीओएच कितनी आएगी? पीओएच इज 14 माइनस पीएच। तो सिंपल सी बात है 14 माइनस व्हाट इज पीएच? पीएच इज -1, तो पीओएच कितनी आ गई? 15। यानी 0 से नीचे भी हो सकती है पीएच और 0 से 14 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन पीएच स्केल 0 to 14। उसके बाद पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलार HCl इज नॉट 8। जल्दबाजी में देख के लगता है कि -8 है तो इसकी पीएच 8 है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, ये तीनों मिसकंसेप्शंस समझ में आए क्या? कुछ मिसकंसेप्ट्स रहते हैं, किसी को लगता है कि पीएच 14 से ज्यादा नहीं रहती, 0 से कम नहीं रहती, ठीक है, मिसकंसेप्ट्स रिमूव हो गए सब, राइट। अब उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन वेरियस केसेस। अलग अलग केसेस में आपको बताने वाला हूं कि पीएच का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा आपको इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो होता है कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच, और कुछ भी नहीं, कि पीएच के कैलकुलेशन पर ही आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैथ्स के स्टूडेंट जो है उनको पता होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो होता आसान है, लेकिन देखिए एक्सरसाइज करते वक्त इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब अचानक आपके सामने पूरे इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाए तो समझता ही नहीं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे है, पीएच तो बहुत आसान लगती है, लेकिन उसमें अलग अलग केसेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, यानी उसके बाद और क्या है, डायबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, बफर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको क्या होता है, इंटीग्रेशन देने पर टाइप पहचानना है। तो वैसे ही आपके सामने अगर अचानक पीएच का क्वेश्चन आए तो पहले आपको टाइप पहचानना है। तो वो कौन से टाइप है यहाँ पे मैंने दिए है पूरे चैप्टर में। स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड में एक स्पेशल केस होती है 10⁻⁻8 मोलार HCl की, वैसे ही 10⁻⁻8 मोलार NaOH की भी केस होती है ये, ठीक है। तो देखते हैं हम एक एक तरीके से। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच देखिए। अब मैं बताता हूं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो H2SO4। अब इसके अगर m मोल्स है तो H+ कितना फॉर्म होगा, या फिर मान लो कि इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स n है तो H+ कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2n। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे आपको ये पता होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी रहता है। तो सिंपल सी बात है, चलिए मैं आपको ठीक से बताता हूँ ये डिराइव करके। मान लो यहाँ पे H2SO4 है, तो ये मान लो इसके ये 3 मोलार है, ये मोलैरिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। तो इससे 2H+ फॉर्म होंगे, यानी 6 मोलार होगा H+ ट्वाइस। तो इस H2SO4 की अगर मोलैरिटी 3 है तो नॉर्मेलिटी कितनी होंगी, बोलो मुझे चैट करके बताओ, कमान। मोलैरिटी 3 है तो नॉर्मेलिटी कितनी होंगी, बोलो यार। मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं ना, मैंने बताया आपको। नहीं, 15-20 मिनट। तो नॉर्मेलिटी कितनी होती है, मोलैरिटी, अरे इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू वैलेंसी रहती है बेटा, पता है ना, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो ये 6 मोलार आए, यानी कैसे आए देखो, जितनी मोलैरिटी है उसको हमने इसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया। यानी सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एसिड की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एसिड की वैलेंसी होता है। चलो ये समझ में आया क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, राइट। एसिड की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ऑफ एसिड। लेकिन मोलैरिटी इंटू वैलेंसी क्या होता है? नॉर्मेलिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो सिंपल सी बात है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, इसको Na लिखा है, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आई। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, pH क्या होता है? सबसे पहले 14 माइनस POH। लेकिन POH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। जैसे H प्लस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड है, वैसे ही OH इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस होता है। H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। तो नॉर्मेलिटी से हम क्या कर सकते हैं? POH निकाल सकते हैं, और POH से हम क्या निकाल सकते हैं? pH निकाल सकते हैं। उसके बाद स्पेशल केस है 10⁻⁻8 मोलर HCl की pH। तो उसके लिए मैंने क्या बोला? सबसे पहले H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम HCl और H प्लस फ्रॉम वाटर लेना चाहिए, जो कि आता है 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, और फिर इसको कॉमन निकाल के 11 इंटू 10⁻⁸ आता है, और जिसकी pH हम इस तरीके से निकालते हैं। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए, यहाँ तक के केसेस आपको क्लियर है क्या? बोलो एक बार, यहाँ तक के केसेस आपको क्लियर है क्या? एसिड बेस के सभी केसेस pH निकालने वाले। चलिए अब आगे निकलते हैं हम। उसके बाद जैसे हमने किसके बारे में देखा बेटे? 10⁻⁸ मोलार HCl के बारे में देखा। वैसे ही अब हम क्या देखेंगे? 10⁻⁸ मोलार NaOH, उसको भी pH, उसका pH नहीं, POH आता है 6.958। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है, उसी तरीके से करना है। POH लेके ना, यहाँ पे pH नहीं। तो pH कैसे निकालेंगे इसका? pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा, शुरू में थोड़ा लगता है गड़बड़ गड़बड़, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद अभी तक हमने क्या देखा? एसिड्स और बेसिस। एसिड और बेसिस में हमने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग और वीक। हाँ ठीक है, चलो आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है अभी? यस, ओके।
तो देखिए मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच का क्या है, माइनस लॉग ऑफ Na। तो वीक एसिड के लिए एक ही करना है, माइनस लॉग ऑफ Na इंटू अल्फा करना है, बस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने देखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज C इंटू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ Ka/C, ये भी बोलना है। तो वीक एसिड के लिए आपको अल्फा भी दिया जा सकता है और Ka भी दिया जा सकता है, कुछ भी आपको दे सकते हैं, कुछ भी, दोनों में से कोई भी दो। Ka भी दिया है तो भी हम लिख सकते हैं, और कुछ भी दिया है तो लिख सकते हैं। अगर आगे केस आएगा तो वहां भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी लिखो, अगर वीक एसिड या वीक बेस है तो वहां पे सिर्फ नॉर्मेलिटी नहीं लेना है, नॉर्मेलिटी के साथ अल्फा मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? और अल्फा नहीं दिया तो वो Ka से भी निकाल सकते हैं, डरना नहीं है। समझ में आया ये? अरे बोला करो फटाफट। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अरे यहीं पे दिया है, चलिए आगे ही दिया, हाँ चलिए। अब बफर के बारे में देखते हैं बेटा। बफर के दो टाइप्स है आपके पास, एसिडिक बफर और दूसरा है आपका बेसिक बफर। बेसिकली बफर में क्या होता है, बफर मतलब किसी चीज को चेंज नहीं करने देने वाला। सबसे पहले मैं बफर के बारे में जरा बता देता हूं आपको। तो मान लीजिए ये कोई वेसल है। बफर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है प्रोटेक्शन। गाड़ी के ऊपर आप बैठते हो तो आपको झटके नहीं लगते, किसकी वजह से झटके नहीं लगते ज्यादा, बोलो जरा, बोलो। गाड़ी अगर गड्ढे के ऊपर से भी जाती है तो आपको उतने झटके नहीं लगते जितने कि आपको बैलगाड़ी में लगते। वो क्या चीज होती है? अरे क्या, कितना देर, कितना देर, हाँ? किसकी वजह से? मोटर बाइक हो या फोर व्हीलर हो, उसमें आपको झटके क्यों नहीं लगते? झटके मतलब आगे पीछे नहीं, हाँ स्प्रिंग की वजह से। बहुत अच्छा, सस्पेंशन बोलेंगे उसको, राइट? सस्पेंशन। बफर का मतलब ऐसी कोई चीज जो किसी अनहोनी को टाले, प्रोटेक्ट करे, बफर। राइट, सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे वेसल है इंडस्ट्री में और इसमें कुछ काम हो रहा है। अब बफर मतलब वो सॉल्यूशन होते हैं कि जो पीएच को उतने जल्दी चेंज नहीं होने देते। मतलब अगर ये पानी है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, और इसमें एसिड गिर गया तो इस पानी की पीएच तो बहुत जल्दी कम हो जाएगी, सही है ना? कम हो जाएगी मतलब एसिडिक बन जाएगा ये। तो उसका नुकसान क्या होता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग? मान लो ये कोई फर्मेंटेशन की प्रोसेस चल रही है इंडस्ट्री में, जहां पे माइक्रोब्स काम करते हैं, ईस्ट वगैरह जैसे। अब आपको पता है, या फिर कोई बायोलॉजिकल एंजाइम्स इसमें डाले हैं। हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखा है कि बायोलॉजिकल एंजाइम्स और माइक्रोब्स, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पीएच चेंज। दीज आर रियली वेरी सेंसिटिव टू पीएच चेंज। यहां तक तो हमने देखा है, यस और नो, बोलो एक बार। ये माइक्रोब्स पीएच की चेंज को बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और मान लो प्रोसेस होते वक्त गलती से ऊपर से एसिड गिर गया तो इसकी तो पीएच बहुत ही धड़ाक से कम हो जाएगी, और ये अंदर के सारे माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे और ये प्रोसेस बंद पड़ जाएगी। दिस प्रोसेस विल स्टॉप एंड देयर विल बी ह्यूज लॉस, राइट? तो हमको नॉर्मल सॉल्यूशन की जगह पर माइक्रोब्स को अगर काम कराना है तो हमें बफर सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, जो क्या करता है, अगर ऊपर से एसिड गिरा या बेस गिरा, दोनों में से कोई भी गिरा, तो पीएच को उतना चेंज नहीं होने देता। इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट मैं नहीं बताने वाला हूं, आईआईटी के लिए है वो, लेकिन ये काफी मैथमेटिकल है कि बफर काम कैसे करता है, वो बताऊंगा मैं आपको जब सिलेबस
ये चैप्टर खत्म होने दो तब बताऊंगा भी, लेकिन अभी तो याद रखना है कि बफर इज अ थिंग विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच। यहां तक समझ में आया? बफर वो चीज है जो पीएच की चेंज को रजिस्ट करता है, और वो कहां पे यूज किया जाता है ये भी आपको समझ में आया, राइट। अब आगे चलते हैं। बफर के दो टाइप है, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। तो दोनों के अंदर जो फर्क है वो जरा देख लो, जरा ठीक से देख लो बेटा। ये देखो, एसिडिक और बेसिक बफर। आपको ये देख रहा होगा कि एसिडिक बफर में वीक एसिड रहता है और बेसिक बफर में वीक बेस रहता है। एसिडिक बफर में वीक एसिड और बेसिक बफर में वीक बेस, और दोनों ही बफर में साल्ट रहता है, दोनों ही बफर में साल्ट रहता है। मतलब एसिडिक और बेसिक बफर दोनों में कॉमन क्या है? बोलो एक बार। साल्ट। साल्ट इज अ कॉमन बिटवीन दिस टू, एसिडिक एंड बेसिक बफर, साल्ट इज कॉमन। लेकिन एसिडिक बफर में वीक एसिड को इस्तेमाल करना है और बेसिक बफर को वीक बेस का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि साल्ट कैसे फॉर्म होता है। मान लो NaCl, NH4Cn, या फिर NaCN, या फिर CH3COO, यानी तो एसिड में मैंने बोला था जो कैटायन आता है वो बेस से आता है और एनायन आता है वो एसिड से आता है। तो ये कौन से बेस से आया है? NaOH से। और ये कहां से आया है? HCl से। तो ये जो साल्ट है वो किन दोनों का है? इसका और इसका। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस बंदे को बोलते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि ये कहां से आया है? ये प्लस होता है, ये माइनस। तो ये बेस होता है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका एसिड होगा HCN। तो इस साल्ट को बोलेंगे साल्ट ऑफ, ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसे बोलेंगे साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कहां कहां से आया है? चलिए इसके आगे लिख लेता हूं। ये Na कहां से आया होगा? बेस। कौन सा बेस? Na को बस OH लगा दो। ये Cn कहां से आया होगा? एसिड। एसिड को एसिड निकालने के लिए बस इसको H लगा दो, तो HCN। तो इसे बोलते हैं, ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड, तो इसे बोलेंगे दिस इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये कहां से आया है? एसिटिक एसिड से, जो कि है वीक एसिड। ये कहां से आया? NaOH, जो कि है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसे बोलेंगे साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको ये समझ में आया? अगर आपको साल्ट दिया है तो उसका एसिड कौन है और बेस कौन है, इससे हम साल्ट किसका है ये बता सकते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया कि CN, तो सिंपली निकला है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। इतना शॉर्टकट में लिखना है हमको। तो ये KCN बोलो मुझे किस टाइप का साल्ट है? चैट करके बताओ मुझे KCN किस टाइप का साल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, जो भी है, चलो बताओ मुझे। KCN। सबसे पहले इसका बेस बताओ कौन है? बेस। KCN का बेस कौन है बेटा? KCN का बेस कौन है? बेस। अरे कौन सा बेस है KCN का?
अरे कितनी देर। सीएन, सीएन कोई बेस होता है क्या? ये तो आयन है। अरे के बेटा, के जो है ना, चलिए चलिए चलिए, आपको ना जल्दबाजी नहीं चाहिए, आराम से बताता हूँ, ये लिख के भी देना पड़ेगा शायद मुझे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चलो ठीक से लिखवा के देता हूँ, ठीक है, ठीक से लिखवा के देता हूँ, जल्दबाजी नहीं। नॉर्मल साल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात आपको याद रखनी है, कोई भी अगर साल्ट है, इन साल्ट कैटायन कम्स फ्रॉम, इतना नहीं लिखने की जरूरत, शॉर्टकट, शॉर्टकट होना चाहिए। कैटायन comes from base and anion comes from acid, राइट। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरी बात, अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस मैं आपको लिखवाता हूं यहाँ पे। HClO4, HCl, HBr, HI, H2SO4, H3PO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कुछ इंपॉर्टेंट वीक एसिड्स है, HCN, मैं इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ। उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH। इस चैप्टर में यूजुअली यही आपको पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, ठीक है। और ये ऐसे, ये ऊपर जो है वो एसिड्स है बेटा, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, राइट, ऐसे। और इधर जो मैं लिख रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये देखो, दिस इज द कॉलम फॉर एसिड, दिस इज फॉर बेसिस, यहां पे है स्ट्रॉन्ग, और नीचे है वीक। वीक एसिड में और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है HF, जो कि लगता है स्ट्रॉन्ग है लेकिन नहीं है, HF। उसके बाद चलिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस, अल्कली और अल्कलाइन मेटल, लिथियम को छोड़ के, उनके बेसिस, अल्कली मेटल्स एंड, या फिर सिर्फ लिखता हूं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप
हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट, उसमें एक्सेप्ट पहले मेंबर लिथियम एंड बेरिलियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स को छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर कौन कौन आया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बार बार पूछा जाता है आपको। उसके बाद है LiOH, उसके बाद है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है जिंक हाइड्रोक्साइड। वैसे बहुत है अभी, ठीक है, इनको याद रखना। FeOH3 भी है, इसको भी याद रखो, ठीक है। ये है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो भी है, ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग, ये क्लियर हो गया फंडा। अब उसके बाद है आपको साल्ट से उनके एसिड और बेसिस पहचान, ठीक है। मान लो, हाँ चलो क्या बोलते हो बेटे, एनायन एसिड से आता है, कैटायन बेस से आता है, ये तो क्लियर है यहाँ पे साल्ट में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साल्ट लिखता हूँ, फिर वो कहाँ से आया, मतलब उसका एसिड कौन है, उसका बेस कौन है, और फिर उसका टाइप क्या है, ठीक है। चलो चलो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला साल्ट हम लेते हैं NaCl, ठीक है। तो इसका एसिड क्या है, ये देखिए कैटायन होता है एसिड से यानी HCl, और एनायन होता है बेस से। मैंने आपको बेस पूछा NaCl का, तो आपको ये नहीं बोलना है कि Na उसका बेस है। अरे बेटा Na ये कैटायन है जो कि आया है किससे, NaOH से आया है। Na थोड़ी बेस होता है अकेला, साल्ट वाटर पता है ना, ये रिएक्शन होती है एक्चुअली एसिड और बेस की। HCl प्लस NaOH, ये है आपका एसिड, ये है बेस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आपका NaCl। तो ये Na जो है यहाँ से आया ना बेटा, ये यहाँ से, तो इसका बेस NaOH है, ना कि सिर्फ Na, अकेला Na थोड़ी बेस है, ठीक है। हाँ Na आया है बेस से, लेकिन बेस क्या है, ओरिजिनल बेस क्या था, NaOH। और फिर टाइप क्या हुआ, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, द साल्ट ऑफ, इसको बोलेंगे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद देखते हैं NaCN, इसका एसिड क्या है HCl। पहले कैटायन और एनायन पहचानो, कैटायन एनायन, एनायन आता है एसिड से, बस एनायन को H लगा दो, इसको H लगा दो, हो गया आपका एसिड। समझ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं, समझ रहा है क्या, यस और नो बोलो एक बार मुझे क्विकली क्विकली।
साल्ट को पहचानना है वो किस एसिड से और किस बेस से डिराइव किया, मतलब प्रिपेयर किया गया है। आपको ये नहीं बोलना है अगर मैंने पूछा इसका एसिड क्या है तो CN इसका एसिड है, नहीं बेटा, CN एसिड से आया है। किस एसिड से आया है? HCN से। मतलब कैसे आया है? HCN। और ये देखिए Na प्लस NaOH से आया है। मतलब जब NaOH और HCN इन दोनों का एडिशन होगा तब ये फॉर्म होता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो Na है वो यहां से आया है। ये है उसका मतलब इस साल्ट का बेस कौन है? NaOH, ना कि सिर्फ Na। तो फिर इसका टाइप क्या हो गया बेटे? टाइप ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिंपली वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे ही अगर CH3COOCN, नहीं CN नहीं बेटे, CN भी एनायन हो गया, CH3CO भी एनायन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं K लगा देता हूँ तो ये K प्लस, ये साल्ट है जिसका एनायन इतना है और ये कैटायन है, राइट। तो इसका एसिड हो गया, एनायन को H लगा दो, एनायन तो कितना है? इतना है, उसको बस H लगा दो, ये हो गया इसका एसिड। और बेस है, कैटायन को OH लगा दो, KOH। तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये है आपका वीक एसिड, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए इस साल्ट को क्या कहेंगे? ये देखिए, ये टाइप किसका है? साल्ट का टाइप। दिस इज साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरीके से अमोनियम साइनाइड अगर मैं लेता हूं तो मुझे बताओ इसका बेस कौन है? बेस कौन है बोलो मुझे, इसका चैट करके बताओ, फटाक से बोलो बेस इसका बेस बोलो। अरे बोलो, हाँ, NH4OH, NH4OH, ये है इसका बेस। तो सिंपल सी बात है, ये भी वीक एसिड है जो कि टेबल में मैंने दिया है इधर, कौन वीक है कौन स्ट्रांग है उसको तो रट्टा मारना है। और ये भी वीक ही बेस है, दोनों वीक है। तो इस साल्ट को कैसे लिखेंगे? साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इस तरीके से आपका काम हो गया। तो समझ में आया आपको किसी भी साल्ट को किस तरीके से लिखना है, मतलब कैसे पहचानना है, राइट। स्ट्रॉन्ग वीक, उसका बेस कौन है, उसका एसिड कौन है, राइट। ठीक है, तो आपको मैं सभी फोटो भेज रहा हूं। आज के लिए इतना ही काफी है। बफर के बारे में कल देखेंगे, सॉरी परसों देखेंगे। अगर कल भी लेक्चर है तो मैं आपको ऐसे मैसेज करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर नहीं भी आया मैसेज तो यूट्यूब पे देख सकते हो, वहां पे तो मैं अपलोड करूंगा। चलिए, बाय बाय।